हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम दो चीज़ें देखेंगे। पहली चीज़ तो ये कि रेदर देन यूजिंग दिस नोटपैड, ये जो नोटपैड हम यूज़ कर रहे हैं अपना प्रोग्राम लिखने के लिए, और ये जो कमांड प्रॉम्प्ट हम यूज़ कर रहे थे, नेटिव कमांड प्रॉम्प्ट फॉर वी एस 2022, जो कि विजुअल स्टूडियो 2022 के साथ इंस्टॉल होता है, इनके बजाय अब हम सीधे आईडीई यूज़ करेंगे। यानी जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, जिसका एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, वहाँ पर ही लिखेंगे अपना प्रोग्राम और वहीं पर रन कराएंगे। क्योंकि अब आपको ये समझ में आ चुका है कि किस तरीके से प्रोग्राम बेसिकली लिखा जाता है, और कौन सा कमांड है जिसके जरिए आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो और कैसे उसको एग्जीक्यूट कराते हो। राइट, ये चीज़ें आपको बेसिक पता लग चुकी हैं। अब इसके आगे कोई भी बेसिक चीज़ ऐसी आती है जो कि बैक बिहाइंड द सीन आपको पता होनी चाहिए कि कैसे होती है, तो आई विल टेल यू। बट अब जो है हमारे लिए जो है बेहतर यही है, और दिस इज़ द क्विक मेथड एज वेल, कि हम इसको यहाँ पे छोड़ें इस तरीके से प्रोग्राम लिखना, और अब हम विजुअल स्टूडियो आईडीई, जो विजुअल स्टूडियो 2022 का है, उसको इस्तेमाल करना शुरू करें। तो विजुअल स्टूडियो 2022 अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे आपके काम के लायक विजुअल स्टूडियो 2022 भी है, 2019 भी है, 2017 भी है, कोई भी आप इंस्टॉल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन इंस्टॉल इट, बड़े आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो कमेंट मी, मैं एक वीडियो विजुअल स्टूडियो 2022 को इंस्टॉल करने के लिए भी बना दूंगा आपके लिए, कि कैसे ये बनाया जाता है, कैसे ये इंस्टॉल किया जाता है। राइट। सो मेरे पास ये इंस्टॉल है। अगर आपके पास भी इंस्टॉल है तो आप इसको क्लिक करें। क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। उसमें से एक ऑप्शन ये है, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। जब आप पहली बार इसको रन कराएंगे तो पहली बार रन कराने पर आपसे ये थीम सेट करने के लिए पूछेगा। जैसे ये मैंने डार्क थीम सेट की हुई है, सो दैट ये थोड़ा कंट्रास्ट इसका सही रहे, और मैं जो शो करना चाहता हूँ वो थोड़ा इजीली शो कर पाऊँ, इसलिए मैंने इसको हाई कंट्रास्ट रखने के लिए इसको ब्लैक एंड वाइट मोड में रखा है, डार्क मोड में रखा है। तो आप जैसा चाहो वैसा मोड इसका क्रिएट कर सकते हो। आ, आपको इंटरनेट पे इसका जो ट्रायल वर्जन है वो मिल जाता है। प्रोडक्ट की आपको अगर चाहिए तो प्रोडक्ट की आप जो है खरीदनी पड़ती है, लाइसेंस खरीदना पड़ता है। और अगर आप इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, इतना कुछ खर्चा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप एक लाइसेंस तो खरीद ही सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप लाइसेंस खरीदिए। अदरवाइज कुछ दिनों बाद जो लाइसेंस है वो जो फ्री लाइसेंस है वो एक्सपायर हो जाएगा। जो भी आपको फ्री टाइम मिलता है कि फ्रीली आप यूज़ कर पाएँ, तो वो एक्सपायर कर जाएगा। तो इसलिए आप उसको खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद आप क्या कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो 2022 को इंस्टॉल करने के बाद आप इस तरीके से जब आप सेट कर लेंगे, तो उसके बाद आप यहाँ पर एक क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर जब आप क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कई ऑप्शंस दिखाई देंगे, जो अलग अलग लैंग्वेजेस के टेम्पलेट पे आपको दिखाई देंगे। क्योंकि ये डॉट नेट है, डॉट नेट जो है कई लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। जैसे सी शार्प है, उसके अलावा एस पी डॉट नेट है, उसके अलावा आपकी सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज है। ठीक है, कई लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा है। हमें चाहिए प्रोग्राम बनाना है हमें सी लैंग्वेज में। द प्रॉब्लम इज कि सी लैंग्वेज के लिए कोई स्पेसिफिक टेम्पलेट ये आपको नहीं देता है। ठीक है। लेकिन अगर आपको ये स्पेसिफिक टेम्पलेट नहीं देता है, तो आप यहाँ पर क्या कीजिए कि सी प्लस प्लस का टेम्पलेट सर्च मारिए। जब आप सी प्लस प्लस का टेम्पलेट सर्च मारेंगे तो आपको सी प्लस प्लस के टेम्पलेट में एक एम्प्टी प्रोजेक्ट दिखाई देता है, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच विथ सी प्लस प्लस फॉर विंडोज। आपको सी लैंग्वेज का सर्च नहीं करना है, मैं फिर से बता दूं, क्योंकि सी लैंग्वेज का कोई टेम्पलेट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। स्पेसिफिकली विजुअल स्टूडियो 2022 में तो मैंने नहीं देखा। ठीक है, 2019 में भी नहीं मिलेगा। लेकिन एक बार अगर आप इसको सी प्लस प्लस के टेम्पलेट को सर्च करते हैं, तो अगर आपको ये एम्प्टी प्रोजेक्ट मिलता है, राइट, तो आप एम्प्टी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पर आप इसका नाम लिखिए सी सैम्पल प्रोजेक्ट, सी सैम्पल लर्निंग, राइट, सी लर्निंग प्रोजेक्ट, इसका नाम ये रख सकते हैं, सी लर्निंग प्रोजेक्ट, और आप इसको क्रिएट कीजिए। तो ये बिल्कुल ही एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, जिसमें कोई फाइल नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे ये पूरा का पूरा सोल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है। इसमें कोई सोर्स फाइल नहीं है, कोई हेडर फाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट्स टोटली एम्प्टी, ये बिल्कुल पूरी तरह से खाली है, रेफरेंसेस भी खाली हैं। तो आपको इसने एक टेम्पलेट बना के दे दिया है, जिसमें अब आप अगर आप चाहें तो सी प्लस प्लस का या सी का कोई भी कोड ऐड कर सकते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, सोर्स फाइल पर आइएगा, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पर ऐड कीजिएगा एग्जिस्टिंग आइटम, जो फाइल हमारी बनी हुई रखी है ना, सी प्रोग्रामिंग की मेरे पास रखी हुई है, मैं उसको वहां से उठा लूंगा। और लेकिन ओपन दिस वीडियो टू सी प्रोग्रामिंग, एंड देन ये टेस्ट कोड डॉट सी, ये मैंने उठा ली। ठीक है, ये फाइल जो है मैंने उठाकर यहाँ रख ली, टेस्ट कोड डॉट सी। अब ये जो टेस्ट कोड डॉट सी है, अब ये मेरे प्रोजेक्ट में शामिल हो गई है। राइट।
अब ये प्रोजेक्ट में शामिल हो गई है, लेकिन इसका लोकेशन यहीं पर है, पुरानी लोकेशन है। तो इसको मैं उठा करके बेसिकली मुझे करना क्या चाहिए कि यहाँ से हटा करके मुझे वो फाइल ही बेसिकली वहाँ रख देनी चाहिए, जहाँ पर इसकी एक्चुअल लोकेशन है प्रोजेक्ट की। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, को यहाँ से कट कर लेता हूँ। उसके बाद हम जाते हैं अपने इस लोकेशन पे जहाँ पर ये इंस्टॉल है, जहाँ पर ये प्रोग्राम आपका बना हुआ है। सो इट्स लाइक विकास, इसके अंदर एक कोड सैंपल्स है, फिर वहाँ पर आपका सी लर्निंग प्रोजेक्ट आपको दिखता है। सी लर्निंग प्रोजेक्ट में आपको यहाँ पर जब आप अंदर आएंगे तो फिर एक बार सी लर्निंग प्रोजेक्ट आपको दिखता है, और यहाँ पर आपको वी सी एक्स प्रॉज और इस तरीके की फाइलें दिखाई देने लगती हैं। यहीं पर आप इस फाइल को रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपने इस फाइल को रख दिया। तो अब क्या होगा कि इस फाइल को यहाँ रखने के बाद ये इसी करंट लोकेशन पे आ गई है, और मैं इस फाइल को अब यहाँ पर ऐड करूंगा। एग्जिस्टिंग आइटम्स, ये टेस्ट कोड डॉट सी, यहाँ से मैंने इसको ऐड कर दिया। और अब इसको डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये सब कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे चलाना कैसे है, कैसे इसको एग्जीक्यूट कराना है प्रोग्राम को, लेट मी शो यू दैट। सो यहाँ पे सारी चीज़ें हटा देता हूँ, और यहाँ पर सिंपली एक प्रिंट एफ लिख देता हूँ, यहाँ पर आपके स्लैश एन हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सजेशन भी मिलते हैं। जो सजेशंस आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, ये सजेशंस भी आपको मिलते हैं मैनिफेस्ट के थ्रू जो है ये देता है। और ये सजेशंस आपको साफ साफ दिखाई देते हैं कि आपको कौन से फंक्शन में कौन कौन से आर्गुमेंट्स देने हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कराता हूँ, बिल्ड करता हूँ। आप बिल्ड करने के लिए इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बिल्ड का मतलब है कंपाइल करना और रन करना। ठीक है, सॉरी, कंपाइल करना और EXE बनाना, यानी लिंक करना, दोनों चीजें एक साथ होती हैं। तो बिल्ड करने पर ये इसको क्या करता है, कंपाइल करता है और लिंक करता है। अगर आप इसको बार बार बिल्ड करते हैं, तो अगर ये पहले से बिल्ड है तो आप देख रहे हैं जीरो सक्सीडेड आता है, क्योंकि पहले ही मैं इसको बिल्ड कर चुका हूँ। तो बिल्ड करने पर ये चेक करता है कि क्या ये पहले से बिल्ड है, और जब बिल्ड का कमांड दिया गया है तो क्या उसके पहले से ही EXE बनी हुई रखी है इसकी। अब आप देखिए इसकी EXE कहाँ बनती है। अब आप यहाँ पर देखते हैं X64 करके एक प्रोजेक्ट बना है जहाँ पर मैंने इसको रखा था। यहाँ पर अगर आप जाएं तो डिबग में आपको ये दिखाई देगा, क्लीनिंग प्रोजेक्ट। और यहाँ पर आपको, सॉरी, यहाँ पर पीछे आते हैं, यहाँ बाहर कोड सैंपल जो ये बाहर है X64, यहाँ डिबग में आपको दिखाई देगा क्लीनिंग प्रोजेक्ट डॉट EXE। ठीक है, ये रहा हमारे प्रोजेक्ट का फोल्डर। उसके अंदर एक और प्रोजेक्ट का फोल्डर था क्लीनिंग प्रोजेक्ट, उसके अंदर नहीं जाना है। उसके बाहर ही X64 एक दिखाई देगा, वहां पर आपको डिबग में ये दिखाई देगा, क्योंकि यही सेटिंग है इसकी। मैं आपको बाद में ये सारी सेटिंग्स बता दूंगा कि किस तरीके से ये सेटिंग्स की जाती हैं, बट अभी के लिए जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है ना, उसके साथ आप चलते रहिएगा। हो सकता है कि आपका जो IDE हो, अगर आपका 2022 ना हो करके 2019 हो या 2017 हो हो सकता है कि ये EXE किसी और लोकेशन पे बने। तो आप एक काम करिएगा कि उस लोकेशन को सर्च कर लीजिएगा अपने प्रोजेक्ट में, कि कहाँ पर अपने फ़ोल्डर में ये EXE बनी हुई है, और उस लोकेशन पर जाकर आप देखेंगे तो वो EXE आपको दिखाई देगी। ठीक है? ये डिबग मोड की EXE है। अभी आप कुछ ध्यान मत दीजिए कि डिबग क्या है और क्यों बनी है, डिबग नाम का फ़ोल्डर क्यों बना है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस। ये सारी चीज़ें अभी आप ध्यान मत दीजिए, बाद में मैं आपको ये चीज़ बता दूँगा। अभी फ़िलहाल केवल और केवल आप इतना ध्यान रखिए कि आपको एक फ़ाइल यहाँ पर ऐड करनी है। इसको कंपाइल जब आप करेंगे, बिल्ड करेंगे, तो बिल्ड करने पर क्या होगा, कंपाइल और लिंक दोनों होगा। और अगर आपको रन कराना है तो यहाँ पर ये आप ये ग्रीन कलर का सिंबल देख रहे हैं, उसको रन करा सकते हैं, या फिर विदाउट डिबगिंग अगर रन कराना चाहते हैं तो यहाँ से रन करा सकते हैं। डिबगिंग क्या है, विदाउट डिबगिंग क्या है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आ, और उसका यूज भी करेंगे हम बीच बीच में, सो दैट आपकी प्रैक्टिस अभी से रहे डिबगिंग की, कि हाउ वी डिबग, राइट। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स चीज़ें तो जान जाते हैं, लेकिन डिबग करना बहुत देर से सीखते हैं, जबकि डिबगिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और डिबगिंग का बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जितना भी आपको समझ में आ सकता है, जितना आपके समझने लायक है, उतना मैं आपको बताता चलूंगा जैसे जैसे आपका ये कोर्स आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आपने ये देखा, बिल्ड का काम देखा कि जब आप बिल्ड करते हैं तो कंपाइल होती है फाइल, वही सब होता है कंपाइलेशन के पीछे, प्री प्रोसेसिंग और सब कुछ होती है। उसके बाद EXE बनती है, यानी लिंकिंग होती है। लिंकिंग होने के बाद जब आप इसको रन कराना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से रन करा सकते हैं, लोकल विंडो डिबगर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट हो गया। उसके नीचे जो कुछ भी आ रहा है उसको भूल जाइए, आप इसको सिंपली प्रेस एनी की जो इसने लिखा है वो करिए, तो ये बंद हो जाएगा। अगर आप इससे चलाते हैं तो विदाउट डिबगिंग है। इन दोनों का मतलब क्या है मैं बता चुका हूँ, आगे चल के समझेंगे। विदाउट डिबगिंग, चाहे इस ऑप्शन को यूज करें, चाहे इसको यूज करें, या F5 यूज करें, F5 यूज करने पर भी ये प्रोग्राम चलता है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पर अगर आप रन कराना चाहें तो F5 कहीं पे ऐसे तो आपको दिखाई नहीं देगा, बट F5 आप सीधे चला सकते हैं, F5 से भी ये चलता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप चाहें
कि आप सिर्फ कंपाइल करना चाहते हैं, तो कंपाइल का भी ऑप्शन है। जैसे आप सिर्फ कंपाइल करना चाहते हैं, जो सीएल कमांड था वो चलाना चाहते हैं, तो कंट्रोल F7 है। आप इसको सिर्फ कंपाइल करना चाहें तो कंपाइल हो गया, राइट। कंपाइल करने के बाद आप दोबारा बिल्ड करेंगे तो ये दोबारा बिल्ड होगा। क्योंकि जब हम बिल्ड करते हैं तो हमारा जो कंपाइलर है वो ये देखता है, जो लिंकर है, जो हमारा कंपाइलर है वो ये देखता है कि जो हम बिल्ड करने जा रहे हैं क्या वो ऑलरेडी बिल्ड है, या जो मैं बिल्ड करने जा रहा हूँ क्या जो है अभी का जो समय है वो फ्रेश रिक्वेस्ट आई है। तो जो फ्रेश रिक्वेस्ट आती है कंपाइलेशन की, तो वो इसको कंपाइल करता ही करता है, ठीक है। लेकिन जब हम बिल्ड करते हैं तो बिल्ड ये देखता है कि जो हमारी EXE बनी हुई है क्या वो पहले ही बनी रखी है। अगर पहले से बनी रखी है, दोबारा अगर आप इसको बिल्ड का कमांड देंगे तो ये रन नहीं करेगा। बेसिकली रन तो करेगा लेकिन ये EXE दोबारा नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि EXE बनी रखी है, ठीक है। EXE दोबारा बनाने के लिए जरूरी है कि आप इसको कंपाइल दोबारा करें। क्योंकि कंपाइल दोबारा करने पे मैंने आपको बताया है कि जब भी आप कंपाइल करते हैं तो ऑब्जेक्ट फाइल बनती है। शुरुआत की ही वीडियो याद कीजिए। और ऑब्जेक्ट फाइल बनने के बाद ऑब्जेक्ट फाइल कंबाइन होकर के लिंकिंग होकर के EXE बनती है। क्योंकि आपने दोबारा कंपाइल कर दिया, एक नई ऑब्जेक्ट फाइल बन गई। इसलिए जब आप बिल्ड करोगे तो बिल्ड प्रोसेस ये देखता है कि जो ऑब्जेक्ट फाइल है वो नई है या पुरानी है, राइट। जो EXE बनी है उस EXE के कंपैरिजन में वो ऑब्जेक्ट फाइल जो अभी आपने बनाई है वो नई है या पुरानी है। अगर EXE के कंपैरिजन में वो पुरानी है, सॉरी नई है, EXE मान लीजिए पुरानी थी और आपने ऑब्जेक्ट फाइल अब बनाई है, नई है, तो उस केस में क्या हुआ? इसका मतलब है कि आपकी EXE को अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि नई ऑब्जेक्ट फाइल आ गई है। और नई ऑब्जेक्ट फाइल आने का मतलब है कि हो सकता है किसी ने उसमें कुछ चेंज कर दिया हो। जैसे मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर दूं तो दोबारा कंपाइल करूंगा, तो दोबारा अगर कंपाइल करूंगा तो वो सारी चीजें मुझे अपनी EXE में इंक्लूड करनी चाहिए। इस वजह से बिल्ड प्रोसेस इतना समझदार है, वो जानता है कि हाँ, अगर टाइम स्टैम्प या जो टाइम है ऑब्जेक्ट फाइल का, जो बनी हुई ऑब्जेक्ट फाइल है वो अभी बनी है और EXE मेरी पुरानी हो गई है, इट मीन्स कि मुझे EXE को अब दोबारा बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि नए ऑब्जेक्ट कंटेंट आ गए हैं, ऑब्जेक्ट फाइल में नए कंटेंट्स आ गए हैं, ठीक है। तो इस वजह से बिल्ड ये दोबारा करता है। और एक ऑप्शन और है इसमें रीबिल्ड का। रीबिल्ड क्या करता है? जब आप रीबिल्ड करते हो तो रीबिल्ड करने पर ये क्या करता है कि दोबारा से कंपाइल और बिल्ड दोनों करता है। कोई मतलब नहीं है कि पहले से बना रखा था या नहीं रखा था। रीबिल्ड का मतलब ये है कि जो भी है सब साफ करो, सब क्लीन कर दो। जो भी ऑब्जेक्ट फाइल बनाई है, जो भी EXE बनाई है, पहले वो उसको उड़ाता है, गायब कर देता है, और उसके बाद नए सिरे से दोबारा EXE बनाता है, कंपाइलेशन करता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट फाइल बनती है और उसके बाद जो है EXE वो बनाता है। सो दिस इज हाउ इट डज, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी इस वीडियो में, कि किस तरीके से आप ये कंपाइल कर सकते हो और कैसे रन कर सकते हो। और उसके अलावा अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक छोटी सी चीज़ जिसको कहते हैं कि अगर आपको इनपुट लेना है यूज़र से, ठीक है, टेकिंग द यूज़र इनपुट। टुडेस टॉपिक में होगा टेकिंग द इनपुट फ्रॉम यूज़र, ठीक है। यूजर से इनपुट कैसे लेंगे? जैसे इसका मतलब क्या है? अभी जैसे आपने देखा दो नंबर्स को जोड़ना था तो आपने क्या किया था? इंट a इज इक्वल टू 10 कर दिया था, इंट b इज इक्वल टू क्या कर दिया था? 20 कर दिया था। तो इस तरीके से आपने दो वेरिएबल्स ले लिए थे और इनको जोड़ करके देखा था। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे यूज़र से एक्सेप्ट कराना है, जो मेरे सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है या जो मेरे प्रोग्राम को यूज़ कर रहा है, वो मेरे प्रोग्राम को इसलिए यूज़ करना चाहता है ताकि वो अपना काम कर सके। जैसे उसे दो नंबर्स ऐड करवाने हैं, उसी का मन कर रहा है कि मुझे कैलकुलेटर की तरह यूज़ करना है एक प्रोग्राम को, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा कि मैं उसको ये नहीं बता सकता कि देखो दो नंबर्स मैंने अपनी मर्जी से लिए हैं, ए और बी नाम के, और उनको जोड़ के तुम्हें दिखा दिया है। वो यूज़र इटसेल्फ वांट्स टू गिव यू द इनपुट। वो खुद बताना चाहता है कि मैं कौन से नंबर्स ऐड करना चाहता हूँ, राइट। इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं? हम एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है स्कैन एफ, ठीक है, स्कैन एफ, ठीक है। ये फंक्शन यूज करते हैं। हमने प्रिंट एफ यूज किया था प्रिंट करने के लिए। और अगर आपने देखा हो तो प्रिंट एफ, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ आपको रिमाइंड कराने के लिए, इंट के इज इक्वल टू 10, और अगर हमने इसको प्रिंट एफ स्लैश एन द वैल्यू ऑफ के इज परसेंटाइल डी, एंड देन आपने के डाल दिया था, राइट। आपने के जब डाला तो आपको ये दिखाई देगा कि किस तरीके से ये इंटीजर वैल्यू प्रिंट होती है। यानी इंटीजर वैल्यू के लिए आपको परसेंटाइल डी यूज करना पड़ता है अगर आपको प्रिंट करना है। ठीक उसी तरीके से जब आप किसी से वैल्यू एक्सेप्ट करते हो, अगर आप वैल्यू एक्सेप्ट करा रहे हो यूजर से, तो आपको क्या करना होगा उस समय भी? जैसे कि मैं यहाँ पर पहले एक मैसेज लिख देता हूँ, printf, जैसे दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम ही लिख रहा हूँ मैं इसको, प्लीज प्लीज प्रोवाइड फर्स्ट नंबर, ठीक है। और मैंने यहाँ पर ये डाल दिया। अब मैं जब नंबर एक्सेप्ट कराऊंगा ना, तब उसके लिए मैं स्कैन एफ का यूज करूंगा। स्कैन एफ यूज करना करना पड़ेगा मुझे, और उससे पहले मुझे एक वेरिएबल लेना होगा, इंट num1,
इज इक्वल टू जीरो। अभी मैंने नम वन और नम टू खाली छोड़ दिए हैं, इन्हीं में मैं वैल्यूज एक्सेप्ट करूंगा फ्रॉम यूजर। नम वन इज इक्वल टू जीरो, नम टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये चीज मैंने कर दी। अब मैं क्या करूंगा, स्कैन एफ, यहाँ पर मैं परसेंटाइल डी करूंगा, राइट। जब मैं एक्सेप्ट करूंगा ना नंबर, इंटीजर, तो भी मुझे परसेंटाइल डी यूज करना होगा स्कैन एफ में। परसेंटाइल डी स्कैन एफ में यूज करना होगा, और उसके बाद एड्रेस ऑफ नम वन, ये यूज करना होगा आपको। ये एड्रेस ऑपरेटर लगाना है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाना, ये आप याद रखिएगा। आपको ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, स्कैन एफ। और उसी तरीके से मुझे दूसरा नंबर एक्सेप्ट करना है, प्रिंट स्लैश एन, प्लीज एंटर, प्लीज प्रोवाइड सेकेंड नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेकेंड नंबर ले लिया, और उसके बाद स्कैन एफ किया, और यहाँ पर लिखा परसेंटाइल डी, एंड देन मैंने यहाँ पर लिखा एड्रेस ऑफ नम टू। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से नंबर वन और नंबर टू दोनों ही मैं गेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहला नंबर मैंने यूजर से ले लिया, दूसरा नंबर यूजर से ले लिया। ये एम्परसेंड जो लगाया है ना मैंने, ये जरूरी है जब आप रीड करते हैं, क्योंकि इसको हम कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, जब आप पॉइंटर पढ़ेंगे तब आप समझेंगे इसको डिटेल में। लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि जब भी आप कोई वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो वैल्यू आपको उस लोकेशन पे, उस एड्रेस पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो भी वेरिएबल्स होते हैं दे आर नेम्ड लोकेशन इन मेमोरी, लेकिन एक्चुअल लोकेशन ऑफ मेमोरी जो होती है वो एड्रेस लगाने पे मिलती है। आप ये समझ जाइए कि एड्रेस देने पर होगा क्या, कि जो भी आप यहाँ पर दोगे स्कैन एफ, जब ये आपसे इनपुट ले रहा होगा, तो उस केस में जो वैल्यू आप लोगे, वो वैल्यू एक्चुअली में जा करके वो वेरिएबल जो कि मेमोरी लोकेशन में जहां पर भी उसकी मेमोरी है, उस जगह पर जा करके वो वेरिएबल स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वैल्यू स्टोर होगी, और यहाँ पर दूसरी वैल्यू स्टोर होगी, दूसरा नंबर स्टोर होगा। अब इन दोनों नंबर्स को जोड़ करके देखना है हमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल और ले लेता हूँ, इंट सम, उसको भी जीरो कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। जब मैंने सम इज इक्वल टू ए प्लस, सॉरी, नम वन प्लस नम टू। ठीक है, और एक बार मैंने आपको बताया था कि जब भी आप वेरिएबल्स का नाम रखें तो कुछ इस तरीके से रखें जो कि मेक सेंस करते हो, कुछ भी ना रख दें। तो जैसे नंबर वन और नंबर टू मैंने लिए हैं, तो ये थोड़ा सा मेक सेंस कर रहे हैं कि पहला नंबर लिया है, दूसरा नंबर लिया है। ए बी एक्स वाई जेड लिखने पर जो रीडेबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। आप एक सिंगल डिजिट का नंबर, आपने एक सिंगल कैरेक्टर का वेरिएबल बना लिया, तो उससे जो पढ़ने वाला है, जो प्रोग्राम को पढ़ने वाला है, उसको समझ में नहीं आता कि, मतलब एक समय के बाद कॉम्प्लेक्स अगर आपका लॉजिक हो गया तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि आपने किया क्या है, किस वजह से आपने ये वेरिएबल लिए हैं। तो नाम इस तरीके के रखे जाते हैं सो दैट इट मेक सेंस कि किस पर्पस से आपने इसको डिक्लेयर किया होगा, किस पर्पस से आपने इसको यूज किया होगा, सो दैट प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाए। इससे सामने वाले को भी कोड समझने में आसानी होती है। और ये समझ जाइए कि अच्छा प्रोग्रामर वही है जो कोड ऐसा लिखे जो कि इजीली समझ में आ रहा हो, उसको, जो कि नॉलेज रखता हो। जो नॉलेज ना रखता हो उसको तो खैर कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो नॉलेज रखता हो, उसके सामने कोड आते ही उसको लगे कि वाह, कितना सिंपल, कितना इजी और कितना ऑप्टिमाइज्ड कोड है। उसमें सबसे पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो यही है कि एटलीस्ट आप नाम, जो वेरिएबल का नाम है, वो देना ठीक से शुरू करें। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंटफ परसेंटाइल डी, यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हैं स्लैश एन, द सम इज परसेंटाइल डी, और उसके आगे आप यहाँ पर कॉमा लगा करके यहाँ पर सम दे सकते हैं। दिस वर्क्स। अब यहाँ पर सम आ जाएगा। अब इसको अगर आप चलाएंगे तो ये प्रिंट कर देगा। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, इसने बता दिया रिटर्न वैल्यू। ओके, ओके, सो इसमें CRT सिक्योर नो वार्निंग्स, ये मुझे सेट करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ऐसी वार्निंग आती है तो आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पर आइएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, और सेटिंग्स में, प्रॉपर्टीज़ में आइएगा, और प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद इसका जो जनरल है, यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे C++ प्री प्रोसेसर, ठीक है, आप C++ प्री प्रोसेसर में आइएगा, और उसके बाद आप इसको
जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है C_CRT_ secure_ no _warnings, ये यहाँ पर दे दीजिएगा। यहाँ पर आपको एक नया वेरिएबल देना पड़ेगा। यहाँ पर आप आइएगा प्री प्रोसेस डिफिनीशंस में और यहाँ पर एडिट में आइएगा और यहाँ पर आप एक नया वेरिएबल दे सकते हैं _CRT_ secure_ no _warnings। ठीक है, ये आप दे सकते हैं। ये देने के बाद, ओके करने के बाद, अप्लाई करने के बाद आप इसको दोबारा रन करा के देखिए। अभी भी ये एरर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्यों बता रहा है? यूजिंग दिस फंक्शन विल बी अनसेफ, कंसीडर यूजिंग scanf_s to disable deprecation use CRTC। ओके ओके, सो CRT secure no warnings, सी ऑनलाइन हेल्प फॉर द डिटेल्स। सो आई थिंक इसको आपको नॉट हेयर किसी और जगह पर डिक्लेयर करना होगा। ओह, CTR, आई हैव रिटन CTR, सॉरी, इट्स लाइक CRT, मुझे CRT लिखना था, ये CTR हो गया। माफ़ कीजिएगा, मेरा गला जरा जरा सा ख़राब है और अक्सर मैं जब मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग करता हूँ तो ये चीज़ें कुछ ज़्यादा तंग करती हैं। अब यहाँ पे बिल्ड करके देखते हैं। ठीक है, अब ये सक्सीड हो गया, राइट? अब आप समझ गए। दोबारा से एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर आइएगा, प्रॉपर्टीज़ में आइएगा और ये जो सबसे पहले C++ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्री प्रोसेसर में जाइएगा और यहाँ जाने के बाद आप जो है यहाँ पर एडिट में जाइए और यहाँ पर CRT सिक्योर नो वार्निंग्स इस नाम का वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर दीजिए, लिख दीजिए ये प्री प्रोसेसर, और उसके बाद ओके क्लिक कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दीजिए, तो ये आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप अब आप इसके साथ काम कर सकते हो। अब आप इसको चलाएंगे, इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि आउटपुट देखें, तो आप यहाँ पर गेट सी एच, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि गेट सी एच का आप यूज़ करें। ठीक है, अंडरस्कोर गेट सी एच, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अंडरस्कोर गेट सी एच जो है यूज़ करना पड़ रहा है। और ये चलेगा जब यहाँ पर आप इंक्लूड conio.h आप इंक्लूड करेंगे तब ये काम करेगा, राइट? तो अब इसको चलाइए तो ये रन करेगा। लेट मी सी अब क्या एरर आ रही है। ओके, सिंटैक्स में ओके, यहाँ पर आपको गेट सी एच के आगे सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा। तो आप इसको रन कराइए एंड नाउ इट विल गिव यू द आउटपुट। वो आपको यहाँ पर ये पूछता है प्लीज प्रोवाइड फर्स्ट नंबर, तो पहला नंबर आप दे सकते हैं 10। ठीक है, यहाँ पर आप इंटर मारिए। इंटर मारने के बाद आपको 10 यहाँ पर देना है। फिर उसके बाद दूसरा पूछता है प्लीज प्रोवाइड द सेकेंड नंबर, तो आप एंटर मारिए और 20 प्रोवाइड कीजिए, राइट? एंटर क्यों मारना पड़ रहा है? क्योंकि प्रिंटफ स्टेटमेंट के बाद अगले स्टेटमेंट पे आप तभी जा पाओगे स्कैन एफ पे। जैसे ये यहाँ पर प्रिंटफ है, प्रिंटफ प्लीज प्रोवाइड द फर्स्ट नंबर, ये पहला स्टेटमेंट है। अगले स्टेटमेंट पर आप तब जाओगे स्कैन एफ पे जब आप यहाँ पर इसको एंटर मारोगे, राइट? तो यहाँ पर ये 20 आ गया। अब आप जब इसको चलाओगे, एंटर मारोगे, तो द सम इज, तब अगली लाइन पे आएगा द सम इज 30। ये इस तरीके से आता है, राइट? तो इस तरीके से आप जो है एक्सेप्ट कर सकते हो वैल्यूज। ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर आपको याद रखना है। ठीक है, यूज करना है, तो उसके बाद आप ये कर पाओगे। उसी तरीके से अगर आपको फ्लोट वैल्यू लेनी है तो परसेंटाइल एफ यूज करेंगे, राइट? फ्लोट वैल्यू अगर आपको लेनी है तो परसेंटाइल एफ यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर फ्लोट आपने यूज कर लिया, फ्लोट, उसके बाद यहाँ पर भी आपने फ्लोट कर दिया और उसके बाद यहाँ पर भी आपने फ्लोट कर दिया। ठीक है, तीन चीजें आपने कर दी। फ्लोट सम, अब आप यहाँ पर सम, यहाँ पर जब आप प्रिंट करेंगे तो भी आप इसको परसेंटाइल एफ कर देंगे, राइट? अब मैं इसको जरा एग्जीक्यूट कराता हूँ। मैंने इसको रन कराया और देयर इज सम एरर। ओके, शायद इसका वो चल रहा होगा, इस वजह से इसने ऐसा कहा है। व्हाई इज दिस सो? देयर इज समवेयर इट इज कमिंग, इट इज रनिंग, राइट? सो इस वजह से ही ये रुका हुआ है, क्योंकि ये राइट नहीं कर पा रहा। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो EXE बनी हुई है वो EXE अभी भी चल रही है। सो नॉट श्योर कहाँ चल रही है। सो अगर आपको नहीं पता चले इस तरह का कुछ हो तो टास्क मैनेजर पे जाइएगा और यहाँ पर जाकर के जो EXE थी आपकी, जैसे मेरी EXE का नाम होगा testcode.exe या cleaningproject.exe के नाम से बनी होगी। ठीक है, तो अगर आप इसमें सर्च मारेंगे, सो cleaningproject.exe, वेर एवर इट इज, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी शुरू में इसको यूज़ करने में, लेकिन आप इसको यूज़ करना शुरू कीजिए, राइट? तो टेस्ट कोड डॉट ई तो नहीं बनी होगी, बट क्लीनिंग प्रोजेक्ट डॉट ई के नाम से ही बनी होगी। दिस इज़ द ई। मैं इसको अगर गायब करने की कोशिश करूँ तो गायब हो जाता है, राइट? अब मैं यहाँ पर दोबारा आता हूँ, दोबारा इसे चलाता हूँ। नाउ इट विल वर्क। तो अगर ऐसा हो तो आप वहाँ पर जा करके प्रोवाइड कर दीजिएगा, प्लीज़ प्रोवाइड द फर्स्ट नंबर, आप एंटर मारिए और यहाँ पर
यहाँ पर आप जो है पहला नंबर प्रोवाइड कीजिए 10। ठीक है, दूसरा नंबर प्रोवाइड कीजिए 20। राइट, और उसके बाद आपका आ गया द सम इज 30। राइट, सो आप जो है इसको एंटर मारने के बजाय सीधे भी यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि प्रिंटफ के बाद सीधे ही यहाँ पहुँच जाता है। प्रिंटफ के बाद स्कैनफ पे सीधे ही पहुँचता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टाइम जो मैं बता रहा था, अगर आप एंटर मारते जाएंगे तो भी तब तक ये आपको रोके रखेगा। थोड़ा सा बताने में मैंने प्रॉब्लम कर दी। सो आप इसको दोबारा याद रखिएगा। जैसे मैं आपको दोबारा चला के दिखाता हूँ। जैसे आपको फर्स्ट प्रोवाइड, ये कह रहा है प्लीज प्रोवाइड फर्स्ट नंबर, अगर आप एंटर मारते जाते हैं तो तब तक एंटर आप मारते रहेंगे जब तक कि स्कैन एफ, यानी अगला स्टेटमेंट स्कैन एफ, ये एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, यानी जब तक आप इसको प्रोवाइड नहीं कर देते। जैसे ही आप प्रोवाइड कर देंगे वैसे ही आप इसको प्रोवाइड द सेकेंड नंबर अगली लाइन पे जाएगा। और यहाँ पर जाते ही अगली लाइन पे, क्योंकि प्रिंटफ अपना काम कर चुका है, तो अगली लाइन पे ये रुका हुआ है स्कैन एफ पे। तो अगर आप यहाँ पर अगर अगर आप कोई वैल्यू डालते हैं, जैसे 20 डालते हैं, तो अपने आप वो एक्सेप्ट कर लेगा और उसके बाद सम को दिखा देगा 30.0000। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। राइट, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो फ्लोट हो, चाहे डबल हो, चाहे इंटीजर हो, सबके लिए रूल एक ही है, एम% आपको यूज करना है। इसी तरीके से आपको वैल्यूज गेट करनी है। राइट, उसके अलावा एक मैं आपको और बता दूं, अगले वीडियो में देखेंगे उसको, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। अगले वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से आप जो है इनपुट अगर लेना चाहते हो, और अगर वो एक स्ट्रिंग है, जैसे मैं चाहता हूँ कि किसी का नाम मैं एक्सेप्ट करा लूँ, राइट, स्ट्रिंग एक्सेप्ट करा लूँ या कैरेक्टर एक्सेप्ट कराऊँ, तो कैरेक्टर एक्सेप्ट कराने के लिए या किसी का नाम एक्सेप्ट कराने के लिए मुझे किस तरीके से यूजर से इनपुट लेना होगा, वो हम सीखेंगे। राइट, तो अगली वीडियो में वो देखेंगे। अभी के लिए आप जो है सबसे पहले तो विजुअल स्टूडियो आईडीई के साथ खेलना शुरू कीजिए, और ये बेसिक एक्सरसाइजेज जो अभी आपने की हैं, जैसे इंटीजर और फ्लोट का हमने वैल्यू यूजर से ली और उसके बाद सम निकाला। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके के प्रोग्राम बनाइए जहां पे आप यूजर से वैल्यूज एक्सेप्ट करें, लाइक 3 नंबर्स, 3 नंबर लें, उसमें सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करें यूजिंग द टर्शरी ऑपरेटर या यूजिंग द इफ एल्स, जो कि हमने पढ़ा हुआ है। वट एवर वी हैव स्टडीड, उसका यूज करके आप जो है यूजर से इनपुट लेकर के आप उसका यूज कीजिए, इफ एल्स कंडीशंस का, लॉजिकल ऑपरेटर्स का। अपने मन से जो प्रोग्राम आपको बनाना है, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं कि कुछ ऐसा प्रोग्राम बना के देखते हैं जहाँ पे 3 नंबर्स में से बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है, 2 नंबर्स में से बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है, इफ एल्स कंडीशन का यूज करना है, इफ एल्स इफ का यूज करना है, या टर्शरी ऑपरेटर का यूज करना है। वो सारी चीजें आप यूज करके देखिए, और उसके बाद अपने प्रोग्राम्स को जब आप बना के देखेंगे, देन यू विल गेन द कॉन्फिडेंस। राइट, सो अगर आपको ये पहले से पता था देन इट्स ओके, अगर नहीं भी पता था तो करिए प्रैक्टिस। राइट, इसको यूज करिए। और आगे चल के फिर हम जो है अगले वीडियो में देखेंगे किस तरीके से आप स्ट्रिंग एक्सेप्ट करा सकते हैं, किस तरीके से आप जो है यूजर से कैरेक्टर ले सकते हैं। राइट, और उसका यूज करके किस तरीके से आप अपने प्रोग्राम्स बना सकते हैं। राइट, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।